Yes, today we are going to start our new chapter. The name of the chapter is depreciation. डेप्रीसिएशन चैप्टर के बारे में एक बात समझो, फाइनल एग्जाम्स में चाहे वो कोई भी स्कूल हो, डेप्रीसिएशन चैप्टर तो आएगा ही आएगा। सब बहुत ध्यान से समझना इस चैप्टर को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 12th में भी इस चैप्टर में से रिलेटेड पॉइंट मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरा क्वेश्चन मिलेगा, पर अगर तुम ये चैप्टर नहीं कर रहे हो तो 12th के अंदर भी ढंग से नहीं कर पाओगे तुम कभी। तो ये चैप्टर खुद समझ लो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा तुम्हारा। बहुत बेसिक से शुरू करूँगा। अगर किसी ने शुरू के 4 इलस्ट्रेशन भी कर लिए इस चैप्टर के, मैं एक एक कर करके कराऊँगा चारों। किसी ने शुरू के 4 इलस्ट्रेशन भी कर लिए, उसे इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आनेगी। पर अगर किसी ने शुरू के 4 ढंग से नहीं करे तो वो ये चैप्टर कभी भी ढंग से नहीं कर सकता, नॉट एट ऑल। आज की क्लास तो बहुत ही ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन ये आता है, डेप्रीसिएशन किसे बोलते हैं? तो डेप्रीसिएशन का मतलब होता है क्या, बताओ? यस को आज डार्कनेस तो नहीं आ रही, वीडियो सही है ना? यस, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में कमी आने को ही डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल तुम कोई बाइक खरीद के लाए, तो बाइक हमारी फिक्स्ड एसेट होती है। अब जैसे तुम खरीद के लाए तो अगले साल क्या होगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तुम कहोगे पुराना मॉडल है किसी भी, तो उस वैल्यू में कमी आने को तब तुम प्रोफेशनल लैंग्वेज में क्या बोलोगे, बाइक क्या हो गई, डेप्रिसिएट हो गई हमारी बाइक। क्या हो गई, डेप्रिसिएट हो गई हमारी बाइक। तो डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड एसेट्स कौन कौन सी होती हैं? फिक्स्ड एसेट्स हमारी बहुत सारी तरह की होती हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कह लो जिसे, और कार, बाइक, ऐसी बहुत सारी फिक्स्ड एसेट होती है। एक फिक्स्ड एसेट ऐसी होती है जिस पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, और उस फिक्स्ड एसेट का नाम क्या होता है, लैंड। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आता है कि वो कौन सी फिक्स्ड एसेट है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। और बच्चे गलती किस में करते हैं, बच्चे लिख देते हैं बिल्डिंग। वो लैंड ना लिख के क्या लिख देते हैं, बिल्डिंग। बिल्डिंग नहीं होता, लैंड होता है। नेक्स्ट, वैसे तो डेप्रिसिएशन लगाने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, पर उनमें से मैं 3 रीज़न बता रहा हूँ जो मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट है, जिनको बहुत ध्यान से समझना चाहिए। पहला रीज़न कौन सा होता है, डेप्रिसिएशन समझ के लड़ा क्या होता है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो पहला रीज़न उसका क्या होता है, पहला होता है वियर एंड, स्पेलिंग को इग्नोर करना, इसे क्या बोलते हैं, टूट फूट। अब तुम एसेट खरीद के लाए, अब तुम जैसे बाइक खरीद के लाए, बाहर निकलती वो टूट गई, तो उसकी वैल्यू तो कम हो जाएगी। तो उस वैल्यू में कम आने का रीज़न क्या हो गया, यहाँ पे टूट फूट हो गया, और उस वैल्यू की कमी आने को कहते क्या है, और डेप्रिसिएट होना। दूसरा हमारा हो गया पासेज ऑफ टाइम, टाइम बीतता जा रहा है। जैसे तुम एक बाइक खरीद के लाए, कार खरीद के लाए, मशीन या बिल्डिंग, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, अब बिल्डिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उसे साइड में रखना थोड़ा सा, क्योंकि उसमें लैंड, बिल्डिंग की वैल्यू कम होती है, लैंड की वैल्यू बढ़ती है। ये बात हमेशा याद रखना। अगर कोई तुम्हें बंजर बिल्डिंग बोल दे और बोल दे उस ज़मीन की वैल्यू खत्म होगी, तो उस बिल्डिंग का कोई नहीं देने का तुम्हें कुछ भी कभी। ये बात ध्यान रखना, बिल्डिंग की वैल्यू तो डाउन ही जाती है, इसलिए मैं ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ उस चीज़ में अभी। पासेज ऑफ टाइम, अब जैसे तुम बाइक लाए और तुम्हारा टाइम बीतता जा रहा है, तो उस बाइक की वैल्यू कम होएगी। थर्ड, यूज़ ऑफ एसेट। अब एसेट का यूज़ कर रहे हो, उसकी वजह से भी एसेट की वैल्यू कम होती है। जब मैं सीए कर रहा था, तो सीए इंटरमीडिएट में जब मैं था, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत आता था। वो बोलता था कि एक एसेट है जिसे हमने जो परचेज़ करा है, उसे जैसे 1 अप्रैल को सपोज परचेज़ करा है, उसे पुट टू यूज़ हमने करा है 1 अक्टूबर को, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन एक आदमी बोलता है 1 अप्रैल से लगेगा, एक आदमी बोलता है 1 अक्टूबर से लगेगा। बताओ कौन सी डेट से डेप्रिसिएशन लगना चाहिए? वहाँ के उसके अकाउंटेंट का कहना है क्योंकि हमने उस एसेट का अभी तक यूज़ करना शुरू ही नहीं करा, पेटी पैक है बिल्कुल वो,
बिल्कुल नई की नई एसेट है, तो 1 अक्टूबर से यूज़ करना शुरू करा तो 1 अक्टूबर से ही उस पर डेप्रिसिएशन लगना शुरू लगेगा। ठीक है, समझ गए बात? तो क्या वो सही है अकाउंटेंट की रॉन्ग है? रॉन्ग है, क्योंकि देयर इज ए अनदर रीजन दैट इज पासेज ऑफ टाइम, वेदर यू आर यूजिंग द एसेट और नॉट। चाहे तुम उस एसेट का यूज करो चाहे ना करो, टाइम तो पास हो रहा है ना, तो उस केस में डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 1 अप्रैल से ही डेप्रिसिएशन लगना शुरू हो जाएगा। बातें यहाँ तक क्लियर हुई सारी की सारी? अब डेप्रिसिएशन लगाने के बहुत सारे मेथड होते हैं, उसमें हमारे जो सिलेबस के अंदर मेन 2 मेथड हैं वो कौन से हैं? एक तो हो गया SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड, पूरा नाम बुक से पढ़ देना, टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड के 2 और नाम होते हैं, एक होता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और एक होता है फिक्स्ड या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। अब एग्जाम में ना टीचर्स बड़े चालाक होते हैं मेरी ऐसे वो क्या करते हैं, वो ये नहीं बोलेंगे SLM से करो क्वेश्चन, वो बोलेंगे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से कर लो या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड से करो। बच्चे हैं ऐसा भी कोई मेथड था क्या एग्जाम में? हमने तो कभी नहीं पढ़ा, हमने तो सर आप बाद में फिर बच्चे आते हैं कि सर 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 ये तो आउट ऑफ सिलेबस दे दिया आपने, इक्वल इंस्टॉलमेंट नाम का तो कोई मेथड ही नहीं है। तो इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ, ध्यान रखना। दूसरा कौन सा मेथड होता है? WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसके भी 2 नाम हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो इसके भी 2 नाम है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बात यहाँ तक क्लियर हुई? बिल्कुल। तो अब हम पहले कौन सा करेंगे? ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इससे हमारा क्वेश्चन की शुरुआत होती है। तो सबसे पहली बात, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हम जब शुरू करते हैं तो स्ट्रेट लाइन मेथड में SLM में डेप्रिसिएशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है। 2 तरीके बातें हो सकती है SLM में, या तो वो डेप्रिसिएशन की परसेंटेज दे दे कि भाई 10% डेप्रिसिएशन निकालो, या वो बोल दे कुछ टेक्निक, बहुत सारी ट्रांजेक्शन, तो एक फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा, फिर कुछ चीज़ें की दे देगा। तो फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट अपॉन लाइफ ऑफ एसेट। मैं शॉर्ट में क्या बोलूँगा? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ एसेट, ऑफ एसेट, ऑफ एसेट इग्नोर करो, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। ऑब्वियसली लाइफ एसेट की बात करेगा ना, ओनर अपनी लाइफ की थोड़ी ना बात करेगा। ठीक है भाई? आगे अब एक चीज़ होती है कॉस्ट, किसे बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ एसेट। तो जब तुमने जर्नल एंट्री करा होगा चैप्टर, तो जर्नल एंट्री करते टाइम एक क्वेश्चन मैंने करवाया था तुमको। कौन सा क्वेश्चन था? 15th के बाद, किसी भी एसेट को खरीदना, उसे घर तक लाना और उसे इंस्टॉल करने तक के सारे खर्चे एसेट की वैल्यू में ऐड होते हैं। कराया था ऐसा कुछ? याद है ऐसा कुछ? तुमसे यही उम्मीद थी मुझे। तुम्हें याद है? हाँ, याद है ना? हाँ, मैंने मशीन वर्ड बताया था वहाँ। मशीन को परचेज करना, उसे घर तक लाना और उसे इंस्टॉल करने तक के सारे खर्चे मशीन की वैल्यू में ऐड हो जाते हैं। या एसेट की बात कर लो किसी भी तो मतलब क्या क्या चीज़ें बोली मैंने? परचेज प्राइस लेसन परचेज प्राइस प्लस एक्सपेंसेस ऑन परचेज। अब नाम वो कुछ भी दे सकता है, कैरेज दे दे या उससे रिलेटेड कुछ, प्लस इंस्टॉलेशन।
अब इंस्टॉलेशन की जगह पे कुछ भी नाम दे दे, ओवरहोलिंग बोल दे, इरेक्शन बोल दे, डजेंट मैटर। तो किसी भी एसेट को परचेज करना और उससे रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो सब एसेट की वैल्यू में ऐड कर देंगे हम। इस तरह के क्वेश्चन में हम कौन सा अकाउंट बनाना सीखेंगे? मेन जो चीज़ है वो है हमारी मशीनरी अकाउंट। बेटा आई डोंट नो। उस तरह के क्वेश्चन में हम कौन सा अकाउंट बनाना सीखेंगे? मशीनरी अकाउंट बनाना सीखते हैं हम, ये बात ध्यान रखना। मतलब एसेट अकाउंट बनाना सीखते हैं, फिक्स एसेट अकाउंट, चाहे वो मशीन हो, चाहे प्लांट हो, चाहे कोई और एसेट का नाम हो। आगे अब ध्यान से समझना, जब भी तुमको ये मशीनरी मान लेता हूँ, मशीन तुमने परचेज करी तो जर्नल एंट्री क्या होगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश की जगह मैं बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन करता हूँ, बड़ी ट्रांजैक्शन सब बैंक के थ्रू ही होती है। और अब उस पर डेप्रिसिएशन लगता है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, लॉस है? लॉस है या इनकम है? लॉस। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और एसेट की वैल्यू में कमी आ रही है तो डेबिट को कम करना है तो टू मशीनरी या मशीन अकाउंट। मैं अभी पूरा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर करा है तो पता होगा, जब भी किसी एसेट को डिक्रीज करते हैं तो क्या बनता है हमारा? मशीन अकाउंट ऐसे बन जाता है हमारा। शो क्या नहीं समझ में आया? जर्नल एंट्री तो करा रहा हूँ ये वाली भाई। डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री, डेप्रिसिएशन हमारा लॉस होता है तो गोल्डन रूल बोलता है डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस या लॉसेज। खर्चे को खर्चे के नाम से या लॉसेज को डेबिट कर दो। तो डेप्रिसिएशन हमारा लॉस है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। और मशीन की वैल्यू में कमी आ रही है कि देखो डिक्रीज हो रही है ना, तो अभी हमने सीखा किसी भी चीज़ को डिक्रीज होना हो तो रेक्टिफिकेशन में हमने सीखा है उसका अपोजिट कर दो। तो मशीन डेबिट की आइटम है, उसे डिक्रीज करना है तो टू में मशीन कर देंगे। तो हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? हम यहाँ पे फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाते हैं। तो फटाफट अकाउंट बनाना सीखते हैं भाई हम। मोबाइल किसका चल रहा है? ध्यान दो इधर। हमें क्या सीखना है? मेन यहाँ बनाना दिखाई दे रहा है बोर्ड पे यहाँ तक? मशीन अकाउंट। अब सेम वही जैसे हम बनाते हैं, सपोज दिस इज अवर पेज। सपोज ये हमारा पेज है नोटबुक का। सबसे पहले बीच में एक लाइन कर दी, फिर एक लाइन इधर करी, एक लाइन ये करी। अब सेम यही पोर्शन ऐसे इधर बना दो, एक लाइन लेफ्ट में, एक लाइन राइट में, दैट्स इट बस। डेट, particulars, अमाउंट, डेट, particulars, अमाउंट। तो ये हमारा क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है। तो सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? पहले तो ये क्लियर करो, मशीन। तो जब हमने गोल्डन रूल्स, जब हमने लेज़र सीखा था तो लेज़र में हमने एक चीज़ सीखी थी कि लेज़र के रूल्स। तो जो पोस्टिंग के रूल्स जिसे बोलते हैं हम, तो जो अकाउंट हम बनाते हैं उसमें उसका नाम नहीं जाता, उससे अपोजिट साइड का नाम जाता है। तो मशीन में मशीन का नाम नहीं जानेगा, अपोजिट साइड बैंक का नाम जाएगा। और जाता कैसे है? मशीन डेबिट में है, क्रेडिट में है? तो ये साइड डेबिट होती है, डेबिट साइड में आ गया, अपोजिट साइड का नाम लिख दो। तो टू बैंक अकाउंट। और नीचे वाली एंट्री में मशीन क्रेडिट में है तो क्रेडिट में आ गया, अपोजिट साइड का नाम लिख देते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये तो अभी यहाँ तक हो गया, बस हमेशा याद रखना टू बैंक और बाय डेप चलता है। अब हम इलस्ट्रेशन के थ्रू समझेंगे क्वेश्चन कैसा आता है और हमें करना कैसे है देना। तो वही सेम डीके गोयल की बुक का पहला इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन की शुरुआत किससे हो रही है? ऑन 1 अप्रैल 2015 अतुल ग्लास लिमिटेड परचेज ए मशीनरी फॉर 90,000 रुपीज़ एंड स्पेंट 6,000 ऑन इट्स कैरेज। कितने की मशीन परचेज करी? 90,000 की। 6,000 कैरेज में खर्च करे, 4,000 इरेक्शन में खर्च करे। इरेक्शन मीन टू से इंस्टॉलेशन में खर्च करे। तो टोटल 10,000 का तो खर्चा हुआ है और 90,000 की मशीन है, तो टोटल कितने की मशीन का वैल्यू होगी? 1 लाख। कौन सी डेट को? 1 अप्रैल। तो 1/4
15। अब मेरी बात को गौर से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, जो इस चैप्टर में कमियां होती हैं बच्चे से। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ कुछ ही कमी हो सकती है हमारी, वो है 2 कमियां। पहला, तुम्हें डेट रिकॉग्नाइज करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। दूसरा, कैलकुलेशन में बड़ी प्रॉब्लम होगी। 2 ही कमी होंगी, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। चैप्टर में यही है, टू बैंक बाय डेप, पूडो बैंक बाय डेप, और कुछ नहीं है। तो डेट याद रखना, हमारा जो अकाउंटिंग, ये 2 तरह के ईयर होते हैं हमारे। कितने तरह के ईयर होते हैं हमारे? 2 तरह के। एक होता है हमारा कैलेंडर ईयर, एक होता है हमारा अकाउंटिंग ईयर। कैलेंडर ईयर हमारा 1 जनवरी से, और अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक चलता है हमारा? 1 अप्रैल से 31/3 तक। मान लो ये अगर 15 में लिखूं तो ये 31/3/16 तक। 1 अप्रैल से 31/3/16, ये बात ध्यान रखनी है हमें बहुत अच्छे से। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं, अब मैं कुछ साल लिख रहा हूं, ध्यान से समझना मेरी बात। यहाँ लिखता हूँ, एक 15/16, एक 16/17, एक 17/18, एक 18/19। ध्यान से समझना इस चीज़ों को, क्योंकि ये 12th में बहुत काम आएंगी चीज़ें, बहुत काम आएंगी 12th में। पहले तो मुझे ये बताओ 15/16 का मतलब क्या है, कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ? सर 1 अप्रैल 2015 को शुरू हुआ और 31/3/16 को ख़त्म हुआ। ये 1/4/16 को शुरू हुआ, 31/3/17 को ख़त्म हुआ, एंड सो ऑन। अब मैं एक, क्या हो गया? नहीं आया क्या समझ में? तो फिर ऐसा शक्ल क्यों बना रहे हो? शक्ल ही ऐसी है। अब अगर मैं एक डेट बोलता हूँ, वो डेट है हमारी 1/1/17, तो मुझे बताओ 1/1/17 इन चारों में से किस में आएगी? इसमें 17-18 में। यही तो कमी होती है। 16-17 भाई, ये कब तक चलेगा साल? 31/3/17, ये तब तक है ना। ये 31/3/16 तक है, ये 31/3/17 तक है, ये 31/3/18 और ये 31/3/19। तो 1/1/17 31/3/17 से पहले आता है कि बाद में? तो इस वाले साल में हुई ना 16-17 में। अब एक और डेट में बोलता हूँ, वो बताओ कब आएगी। अब डेट है वो 1/10/18, 1/10/18। बताओ ये कौन से उसमें 1/10/18? अरे पूरा बोलो। यस, ये 18-19 में आएगी, क्योंकि ये 1 अप्रैल के बाद है और 31/3/19 से पहले है। बात समझ में आई? तो इसका मतलब हमारा ये निकला कि सर जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने ऐसे हैं जो हमें ध्यान देने हैं, यहाँ से पहले आएंगे वो 16 से। बात समझ में आ गई? तो ऐसे ही अब चलो शुरू करें। हमने कब परचेज करी थी एसेट? 1/4/15 को। एसेट की कॉस्ट कितनी है? अब देखो, इसके लिखने के भी 2-3 तरीके हैं। या तो तुम वर्किंग नोट में लिखो कि 90 वो प्लस 5 जो भी खर्चे हैं। कितने का खर्चा है हमारा? 6,000 का एक्सपेंसेस गैरेज का और 4,000 इंस्टॉलेशन का। या मैं तो यहीं पे कहता हूँ, यहीं पे लिख दो 90,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000, टोटल कितना हो गया? 1 लाख। या तो बुक में जैसे करा हुआ है 3 बार 2 बैंक करने का कोई लॉजिक मुझे तो समझ नहीं आता। ठीक है ना? आगे सुनो सुनो महाराज, सुनो आगे। आप बताओ जल्दी से बताओ। 1/4/15 का ये तो दिस इज द ओपनिंग डेट ऑफ द ईयर ना, स्टार्टिंग डेट। तो एंडिंग कब होगी डेट की? साल खत्म कब होगा? 31/3/16 बाय डैप। अब डैप निकालने का उसने क्या बोला है? उसने बोला है डैप निकालने के लिए कि भाई 1 लाख की एसेट है, 10 साल उसकी लाइफ है और 20,000 उसकी स्क्रैप वैल्यू है। तो 1 लाख की एसेट है, 20,000 उसकी स्क्रैप वैल्यू है और 10 साल है, 20 साल, 10 साल उसकी लाइफ है। तो टोटल डैप कितना आ गया? 8,000 पर एनम। पर एनम मतलब ये 1 साल का डैप है। कितने साल का डैप है? 1 साल का डैप है ये। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया?
तो लगा दो जी, पूरे साल हमारे पास एसेट रही 8,000 रुपये। अब 1,00,000 की हमारी कोस्ट थी, उसमें से 8,000 रुपये हमने डैप लगा दिए, तो कितने की हमारे पास अभी भी एसेट बची हुई है? 92। सेम डेट पे ही अब लिखेंगे हम बाय बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब दिस इज दी क्लोजिंग बैलेंस, दिस इज दी क्लोजिंग। कैसे निकालेंगे? इस 1,00,000 में से 8,000 लेस करें तो कितने बचे? ग्रैंड टोटल ऑब्वियसली जो ये है वही इन दोनों का होगा, सीधी सिंपल सी बात, क्योंकि इसमें से लेस करके ही तो 92 आया, तो यहाँ भी 1,00,000 और यहाँ भी 1,00,000। अब 92 इधर लिखना है। अब दूसरी गलती बच्चा क्या करता है, बच्चा क्या कर देता है, जैसे अब अकाउंटिंग ईयर कोई साल हमारा 31 दिसंबर 2015 को ख़त्म हुआ, तो अगला साल कब होगा? 1 जनवरी 2016। अब बच्चा यहाँ पे भी वही कर देता है, बच्चा कहता है 31/3/16 को कोई साल ख़त्म हुआ तो अगला साल कब होगा? 1/4/17। अरे भाई बीच के टाइम पीरियड कहाँ गया मतलब अप्रैल के बाद अप्रैल मई जून ये सब मंथ कहाँ गए? फिर खा गए तुम। एक साल बाद नहीं, एक दिन बाद होता है मंथ, न्यू ईयर। तो 1/4/16 ऊपर से मैच करोगे, ऊपर 15 है तो नीचे 16 ही होगा। उधर CD है तो इधर क्या हो जाएगा? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, जितना उधर लिखा है उतना ही इधर लिख दो, 92 का 92। अब इधर की साइड लिखो 31/3/16 की जगह अब क्या आ जाएगा? 17, क्योंकि 16 के बाद क्या आता है? 17, 17 के बाद क्या आता है? 18। तो बाय डैप अगेन सेम, कितना डैप लगेगा? अगेन सेम 8,000। सेम डेट पे ही बाय बैलेंस कैरिड डाउन, 92 में से 8 गए, कितने बचे हमारे? 84,000। बुक हाथ में है तो भी कैलकुलेशन ठीक नहीं हो रही है इनसे। अब इस 84 को फिर से यहाँ उतारो, वह 1/4/17 टू बैलेंस BD 84,000, 31/3/18 बाय डैप अगेन 8,000। 84 में से 8,000 गए तो कितने बचे? 76,000। तो सेम यहाँ लिखो, किस बात के लिखोगे? हम बोलेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, इतने का मेरे पास अभी भी बैलेंस बचा हुआ है एसेट का। सेम डेट पे डबल लाइन से ग्रैंड टोटल कर देना 84। अब फिर से वो 1/4/18 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 76,000, 31/3/19 बाय डैप 8,000। द रिमेनिंग बैलेंस CD कितना बचेगा हमारा? 68,000। डबल लाइन से टोटल कर लेना। इस 68 को यहाँ पे उतार के BD लिखकर छोड़ देना 1/4/19 को। क्यों छोड़ देना सर? 10 साल का बनाओ ना। आंसर में उसने हमसे 4 साल का ही मांगा है बस, इसलिए हम 4 साल का बना के छोड़ देंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम एसेट की लाइफ को भी 4 साल ही मानेंगे। अब अगर हमें क्या, अगर मशीन या प्लांट एंड मशीन या कोई सा भी अकाउंट 1 साल का बनाना हुआ, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि एसेट की लाइफ भी 1 साल मान लोगे तुम। लाइफ तो जितनी है उतनी ही रहेगी। अकाउंट वो जितने टाइम का बनवाता है हमसे, हम उतने टाइम का बना देंगे। होप सो यहाँ तक समझ में आया होगा। ये था हमारा पहला इलस्ट्रेशन। अब कोई भी ये बात से नेगलेक्ट मत करना जो मैं बोल रहा हूँ। कल को पहला इलस्ट्रेशन अभी मैंने करवाया है, तुम ये भी करोगे और क्वेश्चन नंबर 1 भी करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 भी एंड इलस्ट्रेशन नंबर 1 भी, दोनों करोगे। आंसर मैच होना चाहिए। शायद ही कोई बिल्कुल ही वो होगा ना घना बेवकूफ़, 1 नंबर का कतई निकम्मा, उसी का नहीं होने का इसका आंसर मैच। इसमें है ही क्या, डैप निकालना है, फॉर्मूला दिया हुआ है, बस 1,00,000 में से 8 लेस करा 92, 92 में से 8 लेस करा 84, 84 में से 8 लेस करा 76। इसमें है ही क्या। अब ये चलता रहेगा, आखिरी में जाके बाय, वो बाद की बात है स्क्रैप वैल्यू कैसे लिखते हैं हम। तो इतना सा है। 3 और रहते हैं हमारे इलस्ट्रेशन, वो 3 जैसी हमने कर लिए, चैप्टर हमारा ख़त्म। और कुछ सीखने का कुछ नहीं है इसमें।
पर अगर कोई ये ध्यान से नहीं करता इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन तो वो कभी भी ढंग से नहीं कर पाता है इसको। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं वीडियो में। बाकी मैं तो तुम्हें यहीं बिठा के अभी परेशान करने वाला हूँ। बंद कर दो।